बच्चे आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 20 कैट्स कंटिन्यूअस ऑडिट टेक्निक्स। तो हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं एक्चुअल में। एक तो कैट के बारे में पढ़ना है, कैट क्या है, और दूसरा हमें पढ़ना है कंटिन्यूअस ऑडिटिंग टेक्निक्स क्या है। ठीक है, तो पहले हम कैट्स पढ़ लेते हैं। कैट्स में देखो बच्चे, कैट्स का फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, है ना। तो इस टेक्निक्स को मतलब हम कंप्यूटराइज्ड वे में ऑडिटिंग कैसे करेंगे, उसके लिए हमें ये टूल्स यूज़ करना होता है ऑडिटर को। और ये कैट जो है वो, इसका क्लासिफिकेशन ये 10 ग्रुप्स में डिवाइडेड है बच्चे। ठीक है, ये पहला है वर्क इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग पेपर्स, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन, network security, electronics comments and internet security, continuous monitoring, audit reporting, database of audit history, computer based training and time tracking। तो कैट का हम इतने तरह से, इतने ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जो हमारे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट के टेक्निक्स होते हैं, इन इन तरीकों से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हम ए एंड ई में कैट यूज़ करते हैं वो हमारा डेटा कैप्चरिंग से रिलेटेड, डेटा के एनालिसिस करना, और किस किस फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल है उसको हम अपने सिस्टम्स में कैप्चर कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, और फिर हम उस पर एक्ट करते हैं। तो ये डेटाबेस जो है एक्सट्रैक्शन के लिए जो यूज़ करते हैं, वो एक्सेल में भी ले सकते हैं, या एक्सेस में भी ले सकते हैं, या एस एस बोलते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस, या फिर जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर एसीएल है, या आर्बुटस है, या ईएस है, या इसी तरह बिजनेस इंटेलिजेंस है, क्रिस्टल रिपोर्ट एंड बिजनेस ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा। ये हमारे डाटा कैप्चरिंग के लिए हम कैट्स यूज करते हैं। ठीक है, और इस सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स क्या हैं कि they are independent of the systems being audited and will use a read-only copy of the file to avoid corruption on the organization's data। करप्शन का मतलब ये भ्रष्टाचार वाला करप्शन नहीं है, डेटा को करप्ट ना करे। जैसे मान लो ये हमारी एंटिटी है, जिस संस्था का हम ऑडिट करने गए हैं, उनके डेटा को हम ले लेते हैं सिस्टम से, उनके सिस्टम से, और हम अपने सिस्टम्स में, अपने कैट में हम डाल के इसको डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये रीड ओनली डाटा होता है। रीड ओनली का मतलब हुआ कि हम इनके डेटा में छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। इनका जो डेटा है रीड एंड राइट, दो मोड में होता है, रीड एंड राइट। मतलब ये डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो ओरिजिनेटर है, हम सिर्फ रीड मोड में करते हैं, मतलब हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो इसका यूटिलाइजेशन हम ऐसे कर लेते हैं। फिर क्यों? क्योंकि उनका डेटा करप्ट नहीं होता है, मतलब बेकार नहीं जाता है, कुछ गड़बड़ी उसमें नहीं आती है। फिर हम मेनी ऑडिट स्पेसिफिक रूटीन्स आर यूज्ड सच एज सैम्पलिंग। इसमें हम सैम्पलिंग यूज़ कर लेते हैं, सिस्टम में ही हमने सैम्पलिंग का ऑप्शन है कि हम किस किस तरह से सैम्पलिंग, क्योंकि सारे डेटा को हम एक साथ यूज़ करने के बजाय जो जो इम्पोर्टेंट डेटा है या जो सैम्पलिंग का मेथड टेक्निक हम यूज़ करना चाहें उसके अकॉर्डिंगली हम डेटा को लेते हैं। इसी तरह प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ईच टेस्ट परफॉर्म्ड इन द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड एज डॉक्यूमेंटेशन इन द ऑडिटर्स वर्क पेपर। ऑडिटर का वर्क पेपर जो होता है, आपको पता है बच्चे कि जैसे ट्रेडिशनल जब ऑडिट होती है, ट्रेडिशनल ऑडिट का मतलब कि हम कंप्यूटर का सिस्टम का यूज़ नहीं करते, कागज़ पे चेक करते हैं, कागज़ पे डेटा लिख लेते हैं, फिर हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं मैनुअली, मतलब ओल्ड पैटर्न। तो उसमें हम क्या करते हैं कि किसी एंटिटी के पास जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो उससे पहले ही, जैसे डॉक्टर एक ऑपरेशन करने से पहले अपना एक फ्रेमवर्क बना लेता है कि भाई कि क्या क्या पेशेंट्स को समस्या है, फिर हमने क्या क्या टेस्ट किया है, इसका वर्क कल्चर क्या है, इस पेशेंट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस किस डेट को हमें क्या क्या इसको ऑपरेट करना है या क्या ट्रीट करना है, सारा कुछ बना लेता है। तो उसका एक वर्किंग पेपर डॉक्टर का होता है। उसी तरह ऑडिटर का एक वर्किंग पेपर होता है कि सारे रूल रेगुलेशन को एक टेबुलेशन फॉर्म में लिख लेना, या हम ऑडिट करने के दौरान क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व किए हैं, या हमें कौन कौन से और डॉक्यूमेंट मंगा के उससे रिलेवेंट हमें चेक करने हैं। फिर हम अपने
डे टू डेज क्या उस पे ऑब्जर्वेशन लिखे हैं और क्या एंटिटी ने रिप्लाई दी है, तो ये सारा का सारा वर्किंग पेपर होता है बच्चे, ठीक है। उसी तरह कंप्यूटराइज फॉर्म में भी करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग पेपर बनाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्क पेपर भी इसी तरह का है कि हमने कौन सा डेटा कब लिया, किस तरह हमने उसको यूज किया, क्या क्या हमने इन्फॉर्मेशन डाले, एक्सट्रैक्ट किए, तो ये सारा सिस्टम भी हम कंप्यूटराइज्ड वे में कर सकते हैं। तो उसी का यहाँ पे दिखाया गया है कि हम डाटा को स्पेशलाइज्ड वे में जब यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। डाटा क्वेरीज डाल सकते हैं, डाटा का स्ट्रैटिफिकेशन मतलब कि सैम्पलिंग के फॉर्मेशन में ये डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, या मिसिंग सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन कि वाउचर यहाँ से यहाँ तक शुरू था, ये नंबर इन्होंने चेंज कर दिया, नया सीरियल नंबर शुरू कर दिया, तो बीच के वाउचर कहाँ गए, तो हम वो पता कर सकते हैं। या स्टैटिक एनालिसिस, कैलकुलेशन, डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन आइडेंटिफिकेशन, हम देख लेंगे कि एक ही आदमी को कई जगह पेमेंट तो नहीं हुआ है, या एक ही चेक से कई लोगों का पेमेंट तो नहीं हुआ है, या एक ही कंट्रैक्टर को एक ही आइटम सप्लाई करने के लिए कई चेक तो नहीं काटे गए हैं। तो इस तरह हम डाटा डुप्लीकेसी या पिवोट टेबल क्रिएशन भी कर लेते हैं। जैसे एक्सेल में आप पिवोट टेबल बनाते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, बस उतना ही इंफॉर्मेशन ले लेते हो डेटा को, तो वो भी आप ले सकते हो। क्रॉस टेबुलेशन, इस डेटा को इस डेटा से हमें मिलाना है, तो इस तरह की सारी फैसिलिटी, सारा फंक्शंस हम कैट में यूज़ कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो कैट एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, इसमें सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ऑडिट का ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलाउड हो गया है। फिर इसमें हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग, स्किल डेवलपमेंट, स्किल शेयर, ये सारी की सारी हम कैट के यूटिलाइजेशन से कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग पेपर भी तैयार कर लेते हैं। इसकी जो आगे हमने बताया कि यूज क्या क्या करना है, ऊपर जो सबसे टॉप में दिया था हमारा, वो वही है ना, इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग पेपर कर लेते हैं। हम फ्रॉड डिटेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई फ्रॉड हुआ है तो, या डेटा को एनालिसिस कर लेते हैं, किस ट्रेंड में डेटा है, क्या रेशियो निकाल रहे हैं हम, क्या इसको स्टैटिकल फॉर्म में डेटा को देख सकते हैं। हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये हम आगे अभी जाके दूसरे पोर्शन में पढ़ते हैं कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग क्या होती है ना। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट के जो टेक्निक्स है उसमें ये सारी चीज़ें हम कि प्रैक्टिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट मैनुअल टेस्टिंग, कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिट टाइम, तो ये सारे कम समय में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कैट के थ्रू कर सकते हैं। हाउएवर सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम पे 100% एक्यूरेसी नहीं कह सकते हैं, हमें मैनुअल भी उसको मॉनिटर करना पड़ता है, मैनुअल उस रिजल्ट को एनालाइज करना पड़ता है। इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो कैट्स के हम ऑडिट की सॉफ्टवेयर है, डेटा टेस्ट करने का टेस्ट डेटा है, और अदर इसमें टेक्निक्स है। तो सॉफ्टवेयर ऑडिट सॉफ्टवेयर है, ये तो पक्का पता चल ही गया। तो हम डेटा को हमारे बिहाफ पे हम इसको एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर लेते हैं। पैकेज्ड सॉफ्टवेयर आते हैं, मतलब जैसे एम एस एक्सेस या एम एस वर्ड, एम एस वर्ड, वर्ड को तो हम आइडिया इसके लिए टूल्स के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट पैकेजेस की बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में हम ऐसे पैकेजेस बना लेते हैं कि कई भी फॉर्मेशन में इस टूल को हम यूज़ कर लें, है ना। इसी तरह डेटा को हम टेस्ट करने के लिए वहाँ से निकाल लेते हैं, और डेटा को अपने हिसाब से उसमें मैनिपुलेशन करके, उसमें परसेंटेज लगा के, या फिर हमें डेट वाइज फ़िल्टर करके, या फिर हम टोटलिंग वाइज, ये सब टोटलिंग वाइज देख सकते हैं। इस तरह इसका लास्ट जो कैटेगरी जाती है वो अदर टेक्निक्स है। अदर टेक्निक्स मतलब एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी, ईएफएस बोलते हैं। इसमें अवेलेबल होती है जिससे हम ऑडिटर उस प्रोग्राम को, जो डेटा चाहिए उसको यूटिलाइज करके क्लाइंट का एप्लीकेशंस क्या होता है बच्चे, कि यहाँ पे मान लो हमारा ये क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब एंटिटी, मतलब जिस संस्था का हम ऑडिट करने गए हैं, उनके कंप्यूटर जब डेटा को लेके परफॉर्म करता है तो क्या रिजल्ट देता है, और हम उसी डेटा को लेके अपने सिस्टम पे कैट पे यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो रिजल्ट क्या देता है। तो हम दोनों रिजल्ट को कंपैरिजन करते हैं कि इन्होंने जो रिजल्ट दिया एंटिटी वाले ने, और ये ऑडिटर वाले ने जो इसी डेटा को, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, इनका रिजल्ट क्या आता है। तो यदि वेरिएशन है तो फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि आखिर वेरिएशन है तो क्यों है। यदि एक है तो बात सही है कि इसकी चल रहा है ठीक से प्रोसीजर, अदरवाइज कोई वेरिएशन है तो हम
तो देखते हैं कि किस रीजन के चलते ये हो रहा है, क्या कोई गलती, चीट, फ्रॉड किया गया है या क्या है। तो इस तरह हम कैट के बारे में बच्चे फुल यूटिलाइजेशन अपने टेक्नोलॉजी का कर लेते हैं। तो ये हमारी कैट हो गई। दूसरा है कंटिन्यूअस ऑडिटिंग टेक्निक्स, तो उसमें मैं आपको छोड़ा था कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग वर्ड के साथ। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग वर्ड क्या होता है बच्चे, कि ये शुरुआत में ये सारा जो एम्फेसिस है ये अमेरिका स्टडी दिया गया है। अमेरिका में ये शुरुआत की गई थी कि भाई हम जो ऑडिटिंग कराते हैं, ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग होती है कि जब आपका ईयर ख़त्म हो जाए, फिनेंशियल ईयर या एकेडमिक ईयर या फिर कैलेंडर ईयर जो भी ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद से हम ऑडिटिंग करते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूअस ऑडिटिंग का मतलब ये है कि काम चलता भी रहे, हम मंथली चेक कर लें, वीकली चेक कर लें या पीरियोडिकली चेक कर लें, एक्सटर्नल ऑडिटर के थ्रू। एक्सटर्नल ऑडिटर जाके चेक करता है ना, तो ये कंटिन्यूअस ऑडिटिंग हो गई, ताकि गलती होती रहे तो उसी समय पता चल जाएगा। समय से कोई चीज़ पता चल जाती है तो उसको करेक्शन भी समय से कर सकते हैं और आगे बड़ी गलती से बच सकते हैं। इसलिए सिस्टम अपनाया गया कंटिन्यूअस ऑडिटिंग। लेकिन इससे पहले भी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग का एक कॉन्सेप्ट आया था 1980 में, कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जैसे आपके ऑफिसर मॉनिटर करते हैं आपकी एक्टिविटीज़ को, आप कितना काम करते हो या वीकली कितना परफॉर्मेंस दे रहे हो, उसका रिटर्न देखते हैं क्या क्या आउटस्टैंडिंग रह गया तो वो आप बताते हो, या फिर कंप्यूटर के थ्रू ही आपको चेक कर लेते हैं कि आपको भाई, जैसे बैंक का सबसे अच्छा एग्जांपल देखो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग का मतलब, कि बैंक में मान लो किसी क्लर्क को 25,000 का पेमेंट करने का या अमाउंट रिसीव करने का काउंटर दिया गया है। अब वो गलती से 25,000 के बजाय कोई डबल ज़ीरो लगा के 25 लाख या 25 करोड़ का कोई ट्रांज़ैक्शन करने की कोशिश करता है, तो उसका जो सीनियर मैनेजर है वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेता है और उसी समय गलती को पकड़ लेगा। तो वो मॉनिटरिंग कर रहा है उसकी हर एक्टिविटी को, है ना? तो ये मॉनिटरिंग का शुरुआत जब किया गया था 1980 में, तो कोई भी ऑडिटर तैयार नहीं था, क्योंकि बोल रहा था कि नहीं, पूरा काम करने दो, काम करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस देखना जाए, तब जाके एक्चुअल में उसकी हम टेस्टिंग कर पाते हैं। लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ किया गया कि नहीं, यदि हम मैनुअली नहीं कर पाते हैं, हालांकि ये अमेरिकन वर्ड है, ये सार्बैन है, वो एक्चुअली सेक्शन 409 उनका अपना है, इसके थ्रू उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारे पास सिस्टम प्लेंटी आ गया है, टेक्नोलॉजी भरपूर आ गई है मार्केट में, हम इस चीज़ को इतना अब हम कंप्यूटर पे डिपेंड हो गए हैं कि हम कंप्यूटर से भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और वो फिर हमारी गलती को रोकी जा सकती है। इसलिए वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग वर्ड यूज़ किए। तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग वर्सेस कंटिन्यूअस ऑडिटिंग का मतलब क्या हुआ, कि मॉनिटरिंग का मतलब कि वो हायर लेवल के ऑफिसर या फिर इंटरनल ऑडिटर जो उसी डिपार्टमेंट में रह के ऑडिट करते हैं, मतलब कि अपने ही ग्रुप के लोग, जैसे आपका आईटीए सेक्शन होता है, आपका ही सेक्शन है, आपका ही ऑफिस के अंदर में, लेकिन आप ही के ग्रुप के लोग कुछ इस सेल में, इस सेक्शन में डिप्यूट कर दिए गए हैं और वो आपकी ही चेकिंग खुद कर लेते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी मॉनिटरिंग कहलाती है। तो वो भी गलती को पकड़ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। कंटिन्यूअस ऑडिटिंग क्या होगी, बाहर से एक्सटर्नल ऑडिटर आएंगे, कैट का यूज़ करेंगे। कैट का यूज़ ये भी कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो मैनेजर यहाँ पे बैठ के अपने क्लर्क को चेक कर रहा है, वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ही कर रहा है और वो भी कैट का ही यूज़ कर रहा है। वो भी फ़िल्टर कर लेगा कि इसने बड़े से बड़ा पेमेंट अभी आज कितना किया है या इसने क्या-क्या चेक किया, नहीं किया, तो सारी कुछ हो सकती है। तो ऑडिटिंग वे में हम करेंगे तो ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल फॉर्मेशन में काम करेंगे तो मॉनिटरिंग का काम करेंगे। ठीक है बच्चे, इसी चीज़ को हमें दिखाया गया है कि जब भी हम मॉनिटरिंग, जब भी हम चीज़ों को चेक करते हैं तो हमें उसकी वेरिएबिलिटी को मेज़र करना चाहिए। वेरिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें कितनी चेंजेबल है। जैसे कोई सैलरी हम बनाते हैं, तो मंथली सैलरी जो बना रहे हैं, किसी का बेसिक पे ये है, तो साल भर बेसिक पे वही चलता है जब तक उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट नहीं लग जाता। लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं या कोई सामान परचेज़ करते हैं या कोई टीए या टूर का पेमेंट करते हैं या कोई मेडिकल क्लेम का या एलटीसी का क्लेम कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल है
किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी का मेंबर कम, किसी का क्लेम किस हिसाब से। इसमें कोई गलती तो नहीं हुई है, ये अमाउंट एक जैसा दिखाया जा रहा है, या जितना एलिजिबिलिटी है उतनी बन रही है, या हम ये डिसाइड करते हैं कि जो वेरिएबल अमाउंट है उस पे हम फोकस करें इस बार, तो हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हमने जो कुछ भी किया है ऑडिट, या जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस हमने दिए थे कि ऐसे-ऐसे करने से आपका एक्यूरेसी बढ़ेगी, उसको हम फ़ॉलो अप भी कर सकते हैं। कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग में हम सिर्फ नई चीज़ों को ही नहीं देखेंगे, हमने क्या-क्या चीज़ें कह के गए थे, क्या-क्या चीज़ें हमने छोड़ा था, क्या उसको इन्होंने कंप्लायंस किया, क्या उसको ये फ़ॉलो कर रहे हैं, या सिस्टम को नया सिस्टम आया है उस पे इनका पूरा इफ़ेक्टिवनेस है, तो उसको हम फ़ॉलो एक्शन भी करते हैं। इसके लिए जो एग्ज़ामिनर है, जो पेपर जो टेस्ट ऑडिट कर रहा है, वो देखता है, उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, वो रेड फ्लैग लगाता है, यहाँ पर रुक जाता है, यहाँ पे क्या हुआ है। तो जब ये करने जाता है ऑडिट, तो उस पोजीशन पे देख रहा है कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, और इसका इफेक्ट कहाँ तक पड़ा है। क्या सिर्फ इसी ट्रांजेक्शन तक इसका इफेक्ट है, कि या इसकी जड़ें दूर दूर तक पहुंची हुई है, कुछ गलतियां उधर भी हुई हैं, या फिर लास्टली देखता है कि व्हाट आर गोइंग टू डू अबाउट इट। अब इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, क्या हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए, या क्लर्क को, या उस सुपरवाइजर को ही इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई आगे से देखो, ये छोटी ही गलती है बट ये बड़ी में बदल सकती है। मतलब वट एवर डिसीजन लेना है, उसको दिमाग में आता है कि आगे हम इसका रिपरक्यूशन क्या हो सकता है। इस तरह है कि कंटिन्यूअस ऑडिटिंग अप्लाई टू अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल मतलब एपी है ना, कि हमें कितना पैसा किसको पेमेंट करना होता है, किस कॉन्ट्रैक्टर को, या किस लोनर को, या किस इंटरेस्ट पेमेंट को, या किस सैलरी को, कितना अमाउंट को हम पेमेंट करते हैं, चेक के थ्रू, कैश के थ्रू, या किसी भी फॉर्मेशन में। तो वो कितने लोग हैं, उनकी संख्या क्या है, या कितना अमाउंट बजट में था, उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, पेमेंट का रूल जो अपनाया गया या परसेंटेज फिक्स किया गया, जो इन्वॉइसेस आई, जितने का सामान आया उससे ज़्यादा पेमेंट कर दिया गया, या एक ही सामान का कई बार पेमेंट कर दिया गया, सामान एक बार आया पेमेंट ज़्यादा बार हुआ, सारा का सारा एंट्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र या आरटीजीएस या एनईएफटी, जिस मोड से पेमेंट हुआ है वो उसी करेक्ट आदमी को हुआ है कि नहीं। मतलब पेमेंट से रिलेटेड पूरा पेएबल अमाउंट को हमें इस सिस्टम के थ्रू कंटिन्यूअस ऑडिट में चेक करते रहना चाहिए। इसी तरह कोई भी फ्रॉड हो, कोई भी पेएबल से रिलेटेड, कि भाई हम पेमेंट, जैसे एडवांस पेमेंट हम करने जा रहे हैं, और एडवांस पेमेंट मान लो कि हमारा 2 लाख का सामान था, हमें मंगवाना था, कॉन्ट्रैक्टर बोला कि हमें एडवांस पेमेंट दे दो, तो एडवांस हमने 50 लाख तो नहीं दे दिया 20,000 के बदले। या फिर आगे ये बोल रहा है कि नहीं इसका बिल और आने वाला है, या कुछ ये चीज़ें लिखना भूल गए, तो वो सारा जस्टिफिकेशन कराएगा, नहीं तो हम उसको ऑब्जर्वेशन में लगा के उस अमाउंट को रखेंगे, ताकि पेएबिलिटी उसकी करेक्ट हो। कंटिन्यूअस ऑडिटिंग के लिए हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है, कैटेगरीज रिस्क इस डिपार्टमेंट में क्या क्या हो सकते हैं, या इस डिपार्टमेंट में क्या क्या रूल नए आए हैं, उसके तरह से यहाँ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया गया है कि नहीं किया गया है। इसी का कंक्लूजन है कि पूरा जब भी हम कंटिन्यूअस ऑडिटिंग करनी है तो फुल प्लान के हिसाब से करनी है। इसकी चेकलिस्ट बना के भी हमें करना होता है कि डाटा कहाँ कहाँ से मिलेगा, क्या क्या चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसे होगा, क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या रिज़ल्ट हमें पब्लिश करना है। ये सारी मेथोडोलॉजी हम तैयार करके ही अपने सिस्टम पे ऑडिट करते रहते हैं। कंटिन्यूअस ऑडिट की रीज़निंग ये है कि भाई जो भी हम करते हैं वो एक्यूरेसी के लिए कर रहे हैं, गलती भविष्य में होने से बचने के लिए कर रहे हैं, उसको हम प्लान्ड वे में कर रहे हैं। तो जब भी प्लान्ड वे में कोई चीज़ की जाती है तो सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, और इसके 7 सिस्टम होते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट के, और ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इस्टेब्लिश प्रायोरिटी, कोई भी चीज़ का प्रायोरिटी फिक्स करो कि कई काम है यहाँ पे चेक करने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें कई चीज़ें चेक करनी है, लेकिन उसमें प्रायोरिटी क्या है, किस पे पहले फोकस करें, पहले हम सैलरी बिल को देखें, या पहले हम मेडिकल बिल को देखें, या हम टूअर टीडी, ये सब सारी चीज़ें जा रही इस पे चेक करें,
या जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हुआ उस पे देखें, या जो इनके रूल्स नए आए हैं उस पे इन्होंने क्या नया एक्शन लिया उस पे देखें। मतलब वी हैव टू डिसाइड द प्रायोरिटी। उसके बाद से रूल्स क्या है, ऑडिट के रूल्स क्या है, किस चीज़ के लिए क्या क्या इन्होंने चेक वैलिडेशन लगाए हुए हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो दूसरा हमारा हो गया आइडेंटिफाई द ऑडिट रूल्स, क्या क्या हम चेक कर सकते हैं और क्या क्या इनके यहाँ अलाउड है। फिर डिटरमाइन प्रोसेस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनका प्रोसेस हमें देखना है कि किस किस परफॉर्मेंस पे किस किस टाइम पे ये क्या क्या पेमेंट करते हैं, कैसे ये फ्रीक्वेंसी इनकी है, चेक महीने में कितने बार कटता है या पर डे में कट रहा है, ये चेक बुक किसके पास होती है, ये सारी चीज़ें फिर अपने सिस्टम में हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे कि भाई इनका हम सारा सिस्टम जान गए हैं। अब हमारा कैट सिस्टम में हम पैरामीटर सेट कर देंगे, हमें 50,000 रुपये तक के जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो सारी हमारे लिस्ट आ जाए। या फिर हम एक थ्रेशोल्ड बनाते हैं। थ्रेशोल्ड का भी मतलब यही होता है कि एक गेट बना देते हैं। गेट मतलब मान लो कि हमने एक यहाँ पे 5 फीट का गेट बना दिया, इसकी हाइट 5 फीट की है, तो जो 5 फीट से ऊपर के लोग जाएंगे उनको यहाँ पे झुकना पड़ेगा या उनको यहाँ बेंड होंगे तो पता चल जाएगा कि ये आदमी ऊपर का है। यानी कहने का मतलब कि जो बड़े अमाउंट का भी हमने थ्रेशोल्ड बना दिया तो छोटे अमाउंट की हमें चेकिंग नहीं करनी, हमें पता है चोरी भी होगी तो कितनी चोरी हो सकती है, लेकिन यहाँ 5 करोड़ 5 लाख 50 लाख का अमाउंट है तो हम थ्रेशोल्ड 50,000 का लगाए हैं, तो सारे अमाउंट यहाँ आके रुकेंगे, फिल्टर होंगे और फिर हम देख सकते हैं। तो इसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपने सिस्टम को और फिर एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं कि चलो अब डेटा चेक हो। जो भी चीज़ें इसमें से निकल के आ गई हैं उस रिज़ल्ट को हम चेक करते हैं। जो हमारा फ़िल्टर होके यहाँ पे आया है उसको हम अब चेक करेंगे, मैनेज करेंगे अपने रिज़ल्ट को और फिर उसको हम एंटिटी को देंगे, लिख के संस्था को देंगे कि भाई आप लिख के बताओ कि ये चीज़ हुई है, गलती से हुआ कि सही से हुआ। या फिर वही जो एडवांस वाला 20,000 जो आपने पेमेंट दिया 50,000 के बदले, 50,000 का पेमेंट कर दिया 20,000 के बदले में, ऐसा क्यों क्या, वो जस्टिफिकेशन देंगे और रिजल्ट देंगे, उसको हम फिर से भेजेंगे कि नहीं ये गलत है क्या है। वो सारा कुछ होने के बाद जो बच जाएगा हम फिर रिपोर्ट बनाएंगे, रिजल्ट बनाएंगे कि हमारा कंक्लूजन क्या है भाई, हमारी फाइंडिंग्स क्या है। और फिर इसको हम हायर अथॉरिटी के पास इसको पुट अप करेंगे, रजिस्टर में एंट्री करा देंगे कि भाई ये चीज़ें आपके यहाँ रिस्क हैं, ये चीज़ें यदि ठीक से नहीं देखी गई, रेक्टिफिकेशन नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय में आपका जवाबदारी और जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पे सारा कंट्रोल हो जाता है। हायर अथॉरिटी के या गवर्नमेंट के या सबके नॉलेज में जब चीज़ें आने लगती हैं, रजिस्टर में एंट्री हो जाती है, जैसे एफआईआर को रजिस्टर कर दो तो फिर वो गलती नहीं होगी, पकड़ में आएगी। इसी तरह रजिस्ट्रेशन जिस ऑब्जर्वेशन का ये चीज़ों को हो जाए तो फिर वो ब्लैक एंड वाइट में हो जाती है और सबकी निगाह में आ जाती है, फिर गलती नहीं होगी, है ना। तो ये फिर सीक्वेंस फिर नेक्स्ट टाइम इस्टेब्लिश प्रायोरिटी की हमने जो दिया था वो काम कहाँ तक हुआ या नई चीज़ें इस्टेब्लिश करके चेक करनी है, क्या करनी है, फिर ये प्रोसेस कीप ऑन मूविंग हो जाता है। ठीक, तो ये हमारे 7 स्टेप्स थे ऑडिटिंग कंटिन्यूअस के। अच्छा, इसी को डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है, आप पढ़ लेना इसको कि इस्टेब्लिश प्रायोरिटी एरिया, हमें पहले प्रायोरिटी एरिया इस्टेब्लिश करनी है, क्या क्या हो सकती है यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी। फिर आइडेंटिफाई द ऑडिट रूल्स, रूल को आइडेंटिफाई करना है, हमें कौन कौन सा चीज़ इस पर अप्लाई करनी है, कैट्स के थ्रू हमें इसको अप्लाई करनी। डिटरमाइन द प्रोसेस फ्रीक्वेंसी, कॉस्ट रिस्क क्या है, बेनिफिट्स क्या है ना, ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर उसके बाद अपने पैरामीटर्स, अपने क्राइटेरिया को वहाँ पे लगाना है डाटा एनालिसिस के लिए, ये रेशियो ट्रेंड या फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन मॉनिटरिंग, जहाँ पे स्टार्टिंग में ही रोका जा सकता है। जैसे गेट पे होता है कि ये गार्ड यदि रोक लिया होता तो आदमी अंदर नहीं गया होता, यदि आदमी अंदर भी गया तो उसकी सिक्योरिटी लेवल वहाँ पे यदि रोकी गई होती तो आगे घटना नहीं होती। तो ये सब हम सारी सिक्योरिटी लेवल या सारे मॉनिटरिंग को चेक करते हैं, फिर रिजल्ट को शो करते हैं कि भाई ये चीज़ें हुई हैं, इसमें गलती हुई हैं, चेंजेस हुई हैं, आगे फ्यूचर में इस तरह ना हो, आप क्या रिप्लाई देते हैं, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन देगा लोग लिख के और फिर हम फाइनल रिजल्ट बताएंगे और वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह हमारी सारी सिस्टम कंटिन्यूअस ऑडिट की पूरी हो जाती है। ठीक है, आप